चमकते हिम शिखरों से दमकता मस्तक और पांव पखारने को मचलती नीले सागर की चंचल लहरें, बाहों में सिमटे सौराष्ट्र से उत्तर पूर्व तक लहराता ये आंचल मां भारती का है। जिसकी छांव में मानव सभ्यता के इतिहास और विकास की गाथाएं लिखी गई। आध्यात्म और सेवा आदिकाल से ही इस भारत भूमि की विशिष्ट पहचान रही है। जीव मात्र की सेवा ही सनातन का सार है। भारत म्यांमार के सीमावर्ती जंगलों से लेकर राजस्थान के रेतीले बंजरों के डेरे तक, हिमालय की गोद में बसे टिमटिमाते बर्फीले इलाकों से हिंद महासागर को चूमते अनगिनत निश्चल गांव तक, ऐसे ही कई लाखों हाथ एकजुट होकर सेवा भारती बन गए हैं। देश के कोने कोने में निशब्द और निस्वार्थ ही सेवा करते आए हैं। अपने राष्ट्र और उसके नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाने की आशा से किया गया एक प्रयास, सेवा भारती, आज एक राष्ट्रव्यापी संस्था बन चुकी है। बड़े बड़े शहरों की छोटी छोटी बस्तियां, जयपुर के भव्य महलों के बीच ऐसी ही कुछ बस्तियां हैं, जहां बच्चे बगीचों की जगह कचरे के मैदानों में खेलते हैं। इन नन्हे पैरों ने कभी किसी पाठशाला में कदम नहीं रखा था। आज उम्मीदों की स्लेट लिए, सपनों को बस्ते में जमाकर, हौसलों की बेल्ट लगाकर, कमर कसकर अपने उज्जवल भविष्य की ओर चलते हुए एक अनोखी पाठशाला जा रहे हैं। एक ऐसी पाठशाला जिसके दरवाजे हर किसी के लिए हमेशा खुले हैं। ये स्कूल जयपुर की संकरी गलियों में आपको कहीं भी मिल जाएगा। प्लस का इसका इस पोर्टेबल पाठशाला की जननी हैं श्रीमती विमला। वे खुद सिर्फ 8वीं पास हैं, लेकिन इन्हीं की इच्छा और प्रयास के कारण ये पाठशाला साकार हो पाई। कुछ 15 साल पहले इन्होंने अपने घर के पास बसी बस्तियों के बच्चों की देखभाल करना शुरू किया। उनको शिष्टाचार और स्वास्थ्य संबंधी बातें सिखाईं और धीरे धीरे उन्हें पढ़ाना शुरू किया। राधा उन्हीं बच्चों में से एक थी। विमला जी ने इन सबको मां की तरह स्नेह और अनुशासन के साथ अपने घर में जगह दी। आज वे सब हाई स्कूल पहुंचकर उनके इस प्रयास को आगे बढ़ा रहे हैं। ये छोटा सा कदम बड़ी तेजी से सफलता की ओर बढ़ रहा है। सेवा भारती ने विमला जी को पूर्ण सहयोग एवं प्रोत्साहन दिया। तो हमारे चाचा ऐसे बोलते हैं कि पढ़ लिख कर क्या करोगे, अब तो तुम घर में बैठो और तुम्हारी शादी कर देंगे फिर तुम अपने घर चले जाना। पढ़ लिख कर तुमको कलेक्टर तो बनना नहीं है, ना ही हमारे समाज में अभी तो कोई बना है ऐसा बड़ा। तुमको भी नहीं बनना, तुम भी पढ़ाई छोड़ो और घर का काम करो। तुम लड़की हो, बस लड़की रहो। जो काम आदमियों के वो आदमी करेंगे, आदमी का काम है पढ़ना, तो आदमी पढ़ेंगे, लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी। तो तुम बस पढ़ाई मत करो, तुम घर के चूल्हा चूल्हा करो और उन्हीं में रह जाओगे। चाचा मेरे को तो पढ़ना है
पढ़ लिख कर मेरे को कुछ बनना है, क्योंकि मेरे को ऐसे नहीं रहना जैसे मेरे माँ बाप कर रहे सब्जी का काम, मुझे सब्जी का काम नहीं करना है, मेरे को पढ़ लिख कर कुछ बनना है। जो हमें इस संसार में लेकर आती है, आंखें खोलते ही जिसका चेहरा हम सबसे पहले देखते हैं, जिसके स्पर्श से हम चैन की नींद सोते हैं, जिन हाथों को पकड़कर हम अपना पहला कदम लेते हैं, ममता के उस स्पर्श, उस आंचल की छांव से अनभिज्ञ है ये मासूम बच्चे, लेकिन फिर भी स्नेह से वंचित नहीं हैं। ये दो बच्चियां जो हैं, दोनों बच्चियां जुड़वा हैं, जो कि राजनांदगांव के पास में एक डोंगरगढ़ करके स्थान है, वहाँ पर इन्हें झाड़ियों में कहीं छोड़ दिया गया था। इन्हीं परिस्थितियों से बचाने के लिए ये बाल गृह स्थापित किया गया है। ये संस्था अपने नाम को बखूबी निभाती है, मातृ छाया। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कचरे में या रेत में या नालियों में डाल देते हैं बच्चे, तो उससे क्या है, उनको इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और हम लोगों के लाते तक बच्चे को बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने लगता है। तो यदि किसी को डालना ही है तो वो हमारे मातृ छाया के झूले में सही जगह पे डालें, ताकि हम उसको इमीडिएटली उसकी व्यवस्था कर सकें। एक माँ की तरह स्नेह और परवरिश प्रदान करती ये संस्था इन नन्हे बच्चों के लिए एक बड़ा परिवार है। यहाँ नवजात शिशुओं से लेकर हर उम्र के बच्चों की परवरिश, शिक्षा आदि की देखभाल की जाती है। मातृ छाया इन बच्चों के लिए स्नेह और संस्कार से भरा एक घर है। साथ ही ये संस्था इन बच्चों के लिए योग्य परिवार की तलाश भी जारी रखती है। 15 जुलाई 2004 से लेकर के आज तक 228 बच्चों का यहाँ पर आगमन हुआ है और लगभग मान के चलिए कि 160 बच्चों को उनमें से एडॉप्शन में दिया जा चुका है, योग्य दंपतियों को, जो कि बच्चे का पालन पोषण करने के लिए सक्षम है। मातृ छाया के निरंतर निस्वार्थ प्रयास से कई अनाथ नन्हों को परिवार मिले हैं और कई सूने आंगनों में किलकारियां गूंजी हैं। केरल, ऐसी भूमि जिसका आंचल प्रकृति ने सारी सुंदरता से भर दिया है। वसुंधरा ने इसे बड़े ही प्यार से सजाया है। केरल के बिना देश का सांस्कृतिक वर्णन अधूरा है। केरल सबसे ज्यादा शिक्षित लोगों का राज्य है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले कुछ दशकों से केरल में ऐसी भी गतिविधियां हो रही हैं जिसका जिक्र करते हुए दुख होता है। सामाजिक कार्य में जुटे लोगों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो केरल की खूबसूरती और संपन्नता को शर्मसार कर देता है। उनके खून के धब्बे भी केरल की एक पहचान बनती जा रही है। लेकिन ये राज्य कई बार तूफान, भारी वर्षा और जलप्रपात जैसी प्राकृतिक विपदाओं के समय जिस तरह डटकर खड़ा रहा, आज इस मानव निर्मित संकट से भी जूझता नजर आता है। और उसकी मिसाल है बिना रुके, बिना थके सामाजिक कामों में अपने आप को समर्पित करते ये लोग, जिन्होंने शिक्षा से लेकर आरोग्य तक और शुद्ध जल से लेकर उद्बोधन तक सारे क्षेत्र में अपना काम जारी रखा है। आज परिचय करवाएंगे ऐसे ही कुछ सामाजिक कामों से जो केरल की संपन्न और सुंदर भूमि के गौरव बढ़ा रहे हैं। सेवा भारती, केरल की एक संस्था जिसकी स्थापना हुई 1982 में, और धीरे धीरे इस संस्था ने अपने सेवा कार्य के जरिए पूरे राज्य में अपनी जड़ें फैलाना शुरू कर दिया। और उसके बाद
ये संस्था न केवल केरल तक सीमित रहीं, उसने पूरे देश में सेवा करना प्रारंभ किया, लेकिन मुख्य रूप से इसका केंद्र रहा है केरल। सेवा भारती स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। सेवा भारती का कार्य क्षेत्र जहां शहर हैं, वहां गांव, समुद्र तटीय क्षेत्र तथा वनवासी ट्राइबल एरिया में भी है। इस क्षेत्रों में जाकर स्वास्थ्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक समस्याओं को लेकर संस्था काम करती है। स्वास्थ्य सेवा घर तक, ये भी एक अनोखा उपक्रम है जिसमें घर घर जाकर मरीजों का इलाज कराया जाता है। केवल एक फोन घुमाकर लोग अपनी समस्या बताते हैं और स्वास्थ्य सेवा घर पहुंच जाती है, वो भी पूरे आधुनिक उपकरण और इलाज के साथ। ये है सुपरमार्केट। यहाँ की विशेषता है ये यहाँ की महिलाओं के उद्योग तथा रोजगार को बढ़ावा देता है। यहाँ उपलब्ध वस्तुओं में बहुत सारी वस्तुएं ऐसी हैं जो महिला बचत गट द्वारा बनाई गई है। महिला बचत गट वस्तुओं की क्वालिटी पे ध्यान देता ही है, इसलिए ग्राहकों को यहाँ महिला बचत गट की अच्छे क्वालिटी की वस्तुएं वाजिब दाम में मिलती है और निश्चित ग्राहक समूह होने के कारण बचत गट को भी काम मिलता है और दाम भी। उनके उत्पादनों को इस तरह एक सुपरमार्केट मिलना उनके लिए बहुत ही सुविधाजनक होता है, इसलिए ये सुपरमार्केट भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिसने सेवा धर्म निभाया, नर में नारायण देखा, वही महामानव देखेगा, हर मानव की प्रभु रेखा। एक ब्रह्म है पिता सभी का, निर्मित यह जग सारा है, निश्चित कर्म हमारा है, निश्चित कर्म हमारा है। पुरातन समय से हस्तशिल्प कला इन वनवासियों के लिए एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मौजूद है। अरुणाचल के मूल निवासी इस कला का कई सालों से अभ्यास करते आ रहे थे। इन वनवासियों का हस्तशिल्प कौशल और नवाचार बढ़ाने सेवा भारती कई प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है। सेवा भारती ईटानगर वालों टर्निंग इनो मिलांगो अंताई अन्ना बेलोंगो भम को भम पिमांगा इदोक मुक येनम बागदे वाक येनम इनको सुपर सेट आती आई देखे के मो इनो मितोका इदोला हमो मुक आमिन को लोग मो माने हमो बुना इदोंको नेलोक ngो आरेगाना मिदों इदोकम आरेगाना दोके इदों मुरको पैसा पांको कामंगाई इनाम लेगा हमो आइलोंग महिलांकोला आइका आइलोग होक बांगो दोलांको बिए महिलांगो हमें अतः बनाई तो। उगते सूरज की किरणों संग मुस्कुराते चेहरों को इंतजार है ऐसी शख्सियत का जो कईयों के आदर्श हैं। क्योंकि उनकी प्राथमिकता का कारण यहाँ रह रही बच्चियों संग समय बिताकर उनसे विचार विमर्श कर उनकी कार्यशैली से अवगत होना था। अष्टमी कक्षा यहाँ पठामी मम गृहम बिलावनगरी अस्ति। कमरे और 11 छात्राएं थी। बस इसमें जो भी देख कहते हैं यहाँ के पहले बच्चे 9 छात्राएं जो है वो अब हमारे छात्रावास में धीरे धीरे करके निर्माण हो रहा है। इलाज धर्म दिया जी जुझारने, साढ़े बिसीने आंधे बिछुड़। यहाँ रहकर पढ़ने वाली बच्चियां आत्मनिर्भर स्वावलंबी हो ऐसी तस्वीर बनकर समाज के सामने उभरी हैं जो हर किसी लड़की के लिए प्रेरणादायक है।
वो जानती हैं कि उनके कंधों पर सेवा भारती के तमाम प्रयासों का गहरा रिश्ता है, जिन्हें वो अपना जान पूरी शिद्दत के साथ निभा रही हैं। उत्कल विपन्न सहायता समिति। सेवा एक मानवीय संवेदना है जो मनुष्य के मनुष्य होने को सार्थक करती है। एक ऐसी विचारधारा लिए समाज के उपेक्षित तथा वंचित वर्ग के उत्थान को अपना ध्येय स्वीकार करते हुए ओडिशा की सांस्कृतिक राजधानी कटक शहर में 1982 में अस्तित्व में आई उत्कल विपन्न सहायता समिति। तब से लगातार समिति का सांगठनिक कार्यक्षेत्र तथा बढ़ते हुए समर्पित स्वयंसेवकों के सहयोग से समिति द्वारा अनेक जनहित के कार्यक्रम आयोजित होते आए हैं। 1980 में वंशधारा नदी में आई बाढ़ के समय सरकारी अधिकारियों के वहां पहुंचने से पहले ही अनौपचारिक रूप से हमारे 55 स्वयंसेवियों ने वहां पहुंचकर राहत, बचाव तथा पुनर्वास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था। समिति के स्थापना के वर्ष में ही देवी नदी में आई बाढ़ के कारण दड़ेखाई नाम के बांध के टूटने और उससे आई भयंकर विपत्ति के समय फंसे लोगों को बचाने, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने और उस इलाके में पुनर्निर्माण कार्य में समिति के सदस्यों ने आगे बढ़कर तथा प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा कार्य किया था। उस समय राज्य के जगतसिंहपुर जिले में भी समिति द्वारा सेवा कार्य किया गया था। उसी तरह केंद्रापड़ा जिले में भी बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री के रूप में सहायता दी गई थी। यहाँ तक कि बेघर लोगों के लिए समिति की ओर से घर भी बना दिए। 1989 में बारीपदा के मधुबन में आयोजित आचार्य निगमानंद के सत्संग उत्सव के दौरान मंडप में भयंकर आग लगने के कारण 200 से अधिक लोग जिंदा जल गए थे। उस वक्त भी समिति के कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले वहां पहुंचकर सहायता का हाथ बढ़ाया था। 1999 में आया था महाचक्रवात। ओडिशा के समुद्र तटीय इलाकों में इसने रचा था विनाश का तांडव। उस वक्त उत्कल विपन्न सहायता समिति के 12,000 स्वयंसेवियों ने अपना सब कुछ छोड़कर प्रभावित इलाकों में महीनों तक अपनी सेवाएं प्रदान की थी। यहाँ तक कि इस चक्रवात से अपने परिवार का नुकसान होने के बावजूद भी कुछ स्वयंसेवियों ने उसकी परवाह न करते हुए सेवा कार्य में स्वयं को समर्पित किया था। मलबा साफ करना और मृतकों का दाह संस्कार कार्य उस समय की बड़ी चुनौतियां थी। इसे स्वीकार करते हुए इस विपदा में जीवित बचे लोगों के बीच कंबल, पॉलिथीन और लालटेन आदि का वितरण कर उनके जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास समिति द्वारा किया गया था। पंचभूतों से बने मानव शरीर और उसकी सभ्यता का वर्तमान एवं भविष्य स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कार, स्वावलंबन और समाज सेवा के 5 आयामों पर टिका है। बात चाहे सकुचाते सिसकते बचपन की हो या उम्र के अवसान पर पहुंचे बुजुर्गों के देखभाल की, सदियों से उपेक्षित समाज को स्वावलंबी बना मुख्य धारा से जोड़ने की, या फिर हाल में आई अभूतपूर्व आपदा कोविड के संकट काल में मानवता की जंग लड़ते कोरोना योद्धाओं की। हम सब लोग मिलकर आत्मविश्वास से इस अपने देश और अपने समाज के अपनत्व को मन में रखकर इस देश को इस संकट से निकालकर सारे विश्व की मानवता का नेतृत्व करने वाला देश बनाने के लिए आत्मविश्वास पूर्वक प्रयत्नों का, परिश्रमों का सातत्य अपने कर्तृत्व में रखकर फिर एक बार हमको सक्रिय होना पड़ेगा।
लोक कल्याण के हर महायज्ञ में सेवा भारती के सिपाही अपने मन, वचन एवं कर्मों से आहुति अर्पित करते रहे हैं। सेवा साधना का एक दृश्य रूप है जो विविधताओं से परिपूर्ण भी है। जब अपनों से मिला तिरस्कार भी दूसरे उपेक्षितों की सेवा को प्रेरित करे, इस धरती पर चांपा की कात्रे नगर सरीखी बस्ती तभी बसती है। श्री दामोदर गणेश बापट समाज सेवक। ये नमन था उस सेवा भाव को जिसने अपने जीवन के 50 बरस उन रोगियों की शुश्रूषा में बिताए जिन्हें देखकर लोग घृणा से मुंह फेर लेते हैं। कुष्ठ रोगियों का जीवन संवारने, उन्हें रोग मुक्त और सम्मानजनक जीवन देने की 56 बरस की अनथक यात्रा का नाम है भारतीय कुष्ठ निवारण संघ चापा। पुरस्कार जिन पुरोधाओं को पुरस्कृत कर स्वयं सम्मानित होते हैं, ऐसे कर्मयोगी दामोदर गणेश बापट विनम्रता से इसे अपनी उपलब्धि मानने से इनकार कर देते हैं। बापट जी की माने तो ये संस्था उस तपस्वी के तप का प्रभाव है जिसने खुद की पीड़ा को भूलकर अपने जैसे अभिशप्त कुष्ठ रोगियों की पीड़ा हरने के लिए अपना सर्वस्व होम कर दिया। सदाशिव गोविंदराव कात्रे, जिन्हें हम सब कात्रे गुरुजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से 8 किलोमीटर दूर सौठी में एक छोटी सी झोपड़ी में 3 कुष्ठ रोगियों को साथ लेकर 1962 में भारतीय कुष्ठ निवारण संघ की स्थापना की थी। ये विश्व का पहला ऐसा कुष्ठाश्रम है जिसकी स्थापना एक कुष्ठ रोगी ने की। यहाँ सेवक और सेवित दोनों ही उस पीड़ा के सहभागी थे जो तन और मन दोनों को जर्जर कर देती है। आज सौठी कात्रे जी के नाम पर कात्रे नगर कहलाता है। किंतु इतिहास में कुछ ऐसे दर्दनाक सच छुपे हैं जो एक कर्मयोगी की अग्नि परीक्षा की कहानी कहते हैं। सौठी और आसपास के गांवों के लोगों ने इस आधुनिक संत को अपमान, तिरस्कार और उपेक्षा की भट्टी में जलकर कुष्ठाश्रम के लिए संसाधन जुटाते हुए देखा है। एक साधारण रेलवे कर्मचारी सदाशिव गोविंदराव कात्रे जी का जीवन कष्टों की अंतहीन यात्रा है। 55 बरस की उम्र में जब उन्हें कुष्ठ रोग ने घेरा तो उनसे उनका सब कुछ छीन लिया। इलाज के लिए बिलासपुर के मिशनरीज के हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला कि ठीक होने की कीमत मतांतरित होकर चुकानी होगी। बाल्यकाल में पिता को खोकर, युवावस्था में पत्नी का बिछोह और पुत्री के तिरस्कार के बाद भी जो व्यक्ति नहीं टूटा, वो अपनी धर्म और संस्कृति के छिन जाने के भय से विद्रोह कर उठा। क्या कुष्ठ रोगी के भाग्य में जीते जी नरक भोगना, भीख मांगना ही लिखा है? उसकी मृत्यु के बाद क्या? जो समाज इन्हें जीते जी एक गिलास जल देने को तैयार नहीं, वो समाज उनके मृत शरीर का सम्मानजनक विधि से संस्कार करेगा? ये प्रश्न कात्रे जी को मतते रहे। ऐसी विकट परिस्थिति में जीवन को सही दिशा दी संघ के द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी ने। उन्होंने कात्रे जी को कहा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। अपने जैसों की सेवा कर उनका उद्धार करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है। इन शब्दों के साथ गोलवलकर जी ने कात्रे जी को सौठी भेजा और वहां घोघरा नाला बस्ती के कुष्ठ रोगियों की मदद कर रहे स्वयं सेवकों को कात्रे जी का सहयोग करने का निर्देश दिया। अपने टेढ़े मेढ़े हाथ पैरों से
50-50 किलोमीटर साइकिल चलाकर गांव-गांव एक-एक मुट्ठी अनाज और 1 रुपया इकट्ठा कर इस कर्मयोद्धा ने आश्रम के लिए संसाधन जुटाए। परंतु ये इतना आसान नहीं था। लोग उपहास भरे स्वर में कहते, बूढ़ी साइकिल पर भीख मांगने आया है। खाना तो दूर की बात, कोई एक गिलास पानी को भी नहीं पूछता था। वापस लौटकर वे चलने फिरने से लाचार रोगियों के पैर धोकर उनके जख्मों पर मरहम पट्टी किया करते थे। स्वयं भूखे प्यासे थके होकर भी रोगियों को भोजन बनाकर पहले उन्हें खिलाकर बाद में खुद खाते थे। कात्रे जी के पत्र पर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1000 रुपये की मदद भेजी। यानी कात्रे जी ने गांव के साधारण व्यक्ति से लेकर देश के प्रथम नागरिक तक का सहयोग लिया। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। धीरे धीरे कात्रे जी की मेहनत रंग लाने लगी। अब आश्रम को तो मान्यता मिलने लगी थी, किंतु अभी भी कुष्ठ रोग के प्रति भय लोगों को यहाँ समरस होने नहीं देता था। लोग अब भी कोढ़ को ईश्वर का अभिशाप मानते थे। आश्रम से लौटकर लोग अपने घर के द्वार पर ही कपड़ों सहित स्नान करते थे, मानो किसी का अंतिम संस्कार करके लौटे हों। बापट जी के प्रवेश से आश्रम को सामाजिक मान्यता मिली। एक स्वस्थ व्यक्ति ने जब कुष्ठाश्रम का भार संभाला तो रोग के प्रति फैली काफी भ्रांतियां दूर हुईं। रोग छूने या संपर्क से फैलता है, ये धारणा तो पूरी तरह समाप्त हो गई। आश्रम में आने जाने वाले लोगों को बस में जगह मिलने लगी। लोग आश्रम में आकर भोजन भी करने लगे। बाकी रोगों का इलाज तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ही खत्म हो जाता है, किंतु कुष्ठ रोगी की असली लड़ाई रोग ठीक होने के बाद ही शुरू होती है। स्वस्थ रोगी को भी जब परिवार वाले स्वीकार नहीं करते, तब भीख मांगने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं रहता। रोगियों की इस पीड़ा को समझकर बापट जी ने उन्हें आत्मविश्वास से जीने की राह दिखाई। अधिकतर रोगियों के हाथ पैर ठीक होने के बाद टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, किसी किसी के तो पंजे भी झड़ जाते हैं। ऐसे में उनके लिए ऐसा काम चुनना पड़ा जिसे वो अपनी अपूर्णता के बावजूद पूरा करके कुछ पैसा भी कमा सके। इसलिए बापट जी ने उनके लिए चौक बनाने और दरी बुनने के काम शुरू किए। इतना ही नहीं, खेती, बागवानी, गौशाला, हर जगह स्वस्थ हो चुके आश्रमवासी छोटे छोटे काम करके अपना योगदान देते हैं। आश्रमवासियों की दिनचर्या संगीत के सधे सुर की तरह है। प्रातःकालीन जागरण, उसके बाद प्रार्थना और नाश्ते के बाद ये सभी अलग अलग कामों में जुट जाते हैं। कोई भोजन बनाने में मदद करता है तो कोई झाड़ू उठाकर साफ सफाई करने लगता है। किसी के जिम्मे बीमार गायों की सेवा है तो कुछ महिलाएं दाल और चावल साफ करने में लग जाती हैं। दिन के भोजन और विश्राम के बाद शाम में भी सभी आश्रम की व्यवस्थाओं में पूरी मदद करते हैं। 16 मई 1977 को कात्रे जी के देहावसान के बाद एक युग का अंत हो गया, परंतु बापट जी के मार्गदर्शन में आश्रम में नए आयाम जुड़ते चले गए। रोगियों के साथ ही उनके बच्चों के उज्जवल भविष्य का भार भी संस्था ने अपने हाथों ले लिया। सौंठी के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों ने इन बच्चों को जब एडमिशन नहीं दिया तो आश्रम परिसर में सुशील विद्या मंदिर के नाम से 8वीं तक स्कूल और बच्चों के रहने के लिए सुशील बालक गृह छात्रावास की स्थापना भी हुई। निर्मल पावन भावना, सभी के सुख की कामना, गौरवमय समरस जन जीवन, यही राष्ट्र आराधना। चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। जहाँ व्याधियों और अभावों में मानवता तड़प रही, घोर विकारों अभिशापों से देखो धरती झुलस रही। एक एक आंसू को पोंछ
सारी पीड़ा लांघना, चले निरंतर साधना, चले निरंतर साधना। कोई 7 दशक बीत गए जब दृष्टि दोष ग्रस्त एक संत बिजली के खंभे से टकरा कर गिरे। तब मस्तक से बहता लहू देखकर एक दिव्यात्मा के हृदय में फूटा करुणा का स्रोत अब सेवा का एक सागर है। चित्रकूट में पूज्य सद्गुरु द्वारा शुरू की गई यह सेवा स्थली आज आसपास के इलाकों समेत कई प्रदेशों के लाखों लोगों की नेत्र चिकित्सा में अग्रणी है और पूरे एशिया में अपनी पहचान हासिल कर चुकी है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र की गोद में झूलते पूर्वांचल के पर्वतीय प्रदेश के अनगिनत आरोग्य मित्र दुर्गम वन्य इलाकों में अपनी निस्वार्थ सेवाएं अर्पित कर मानवता के उत्तम स्वास्थ्य के लिए उद्यमशील हैं। पूर्वोत्तर भारत में धर्म पताका पीछे अपने आंचल में समंदर समेटे बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी, सबकी पालनहार। यह अपना जब रौद्र रूप दिखाती है तब उत्तर पूर्व राज्यों में त्राही त्राही मच जाती है। इसके बाढ़ के पानी से बढ़ती है भयंकर बीमारियां जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डिसेंट्री, चर्म रोग, महामारी। और बाढ़ ना भी हो तब भी कई तरह की बीमारियां होती है। इन सब बीमारियों से निपटने के लिए सरकारी इंतजाम पर्याप्त नहीं होते। पूर्वोत्तर भारत के राज्य आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, यहां के लोगों की सहायता कौन करता है? लोग अपने स्वास्थ्य को कैसे ठीक रखते हैं? इसका उत्तर है आरोग्य मित्र। आरोग्य मित्र कार्यक्रम सेवा भारती पूर्वांचल द्वारा चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम 1998 से अब तक निरंतर चल रहा है। कैसे काम करते हैं ये आरोग्य मित्र? और क्या उत्तर पूर्व भारत में जनमानस का स्वास्थ्य सचमुच बदला है? क्या आरोग्य मित्र ही इसका उत्तर है? तो चलिए पहले गांव पर नजर डालते हैं। असम में गुवाहाटी से 70 किलोमीटर दूर गांव सीपाझाड़। हरियाली, सुपारी के बड़े बड़े पेड़ जिन्हें तांबुल कहते हैं, और इन सब के बीच यह पक्का घर, सेवा भारती का स्थान। घर के अंदर उपचार चल रहा है। उमेश चंद्र सहारिया आरोग्य मित्र अब तक 4000 लोगों का उपचार कर चुके हैं और जिनका उपचार चल रहा है वो 4001 नंबर है। एक सुई जैसा औजार लेकर हाथ में इस हिस्से पर जोर से दबा देते हैं। शायद ये एक्यूपंक्चर है। आसाम के अंदर विश्वनाथ जिले में एक गांव है दुभिया। गांव में यहाँ सिपाझार जैसे घर, यहाँ हर घर में बांस के सामान बनते हैं। सेवा भारती के केंद्र में आरोग्य मित्र रूपा गोगाई रोगी देख रही है। अचानक फोन आता है। रूपा और उसके सहयोगी तुरंत वहां जाते हैं। पता लगता है कि रोगी के पेट में दर्द है। वो जांच पड़ताल करके दवाइयां देती है।
रूपा 5 साल से इसी तरह उपचार करती है और वे कहती है कि 5 रुपए में रोगी को ठीक करती है। इसके लिए वो ज्यादातर होम्योपैथी उपचार करती है। गांव वालों को न सिर्फ केवल स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का आराम मिलता है, बल्कि दूर के अस्पताल जाने से भी वो बच जाते हैं। लोगों को भी एलोपैथी दवा से होम्योपैथी दवा अच्छी लगती है। मतलब रोगी को उनके मन के हिसाब से ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसीलिए वो अस्पताल जाने से आरोग्य मित्र के पास आना ज्यादा पसंद करते हैं। घने जंगलों में निवास करने वाले हमारे मनीषी अपने योग, ध्यान, जप और तप के जरिए समाज कल्याण के प्रति समर्पित रहे। समर्पण भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है। सदियों की गुलामी से छत विक्षत भारतीय समाज को राष्ट्रीय सूत्र में पिरोते हुए आगे ले जाने का अक्षय ऊर्जा स्रोत सेवा भारती का समर्पण ही रहा है। करुणा और वेदना चमत्कारी शक्तियों को समाहित करती है। प्रकृति ने हम सबों को एक सा बनाया है, पर सृष्टिकर्ता से मिली त्रुटियों का समाधान कैसे किया जाए? अरुणा चेतना सरीखी संस्था ये राह दशकों से समाज को दिखा रही है। आम बच्चों की तरह दिव्यांगों के भी वर्तमान बेहतर और भविष्य सुरक्षित होने चाहिए। नियति से मिली वेदना जब दूसरों के लिए करुणा बन जाए, वे ही समाज के सच्चे संत हैं। हमारे बीच ऐसी पुण्य आत्माएं भी हैं जिन्होंने संतान शोक से उबरने का मार्ग समाज के उपेक्षित बच्चों का जीवन संवार कर चुना। पूजित मेमोरियल ट्रस्ट जोखिम भरे गुमनाम और बेसहारा बचपन के लिए एक अटूट रिश्ते और भरोसे का नाम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य में एक संस्कारों के रूप में हम इस भावना को हमेशा ही जागरूक रखते आए हैं कि ये देश में फैला हुआ सारा समाज ये अपना समाज है। इस पर आए हुए संकट ये मेरे ऊपर आए हुए संकट है, ऐसा हर व्यक्ति माने, इस दिशा में हम लोग प्रयास करते हैं। तौर पर उन्नत है, लेकिन पर्यावरण का बिगड़ता स्वरूप कई बार विपदाकारी घटनाओं के तौर पर आगाह करता है। आज राष्ट्रीय सेवा भारती से जुड़ी संस्थाएं 10 लाख से ज्यादा पेड़ लगाकर धरा को हरित बनाने में योगदान दे रही हैं। समस्त मानव के प्रति संवेदना हमें उन कल्याणकारी लक्ष्यों की ओर प्रेरित करती है जो आमतौर पर पहुंच से बाहर माने जाते हैं। दुर्गम और विषम भौगोलिक परिस्थितियों में अपनी सांस्कृतिक विरासतों को सहेजे वनवासी समाज को मुख्य धारा में लाने की कोशिश ही काफी नहीं, उनके मानवोचित जीवन के लिए जरूरी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी बुनियादी सेवाओं की जरूरतें भी पूरी होनी चाहिए। प्रकृति के सहचरों को बेहतर तकनीक से परिचित करा, उनके जीवन स्तर में गुणात्मक बदलाव लाते हुए हर तरह से आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास जारी हैं। कुदरत का क्रुद्ध रूप भीषण विनाशकारी होता है, चाहे तटीय प्रदेशों का चक्रवर्ती तूफान हो या हिमालय की गोद में बसे कश्मीर में आई बाढ़, लेह में बादल फटने की त्रासदी हो अथवा लातूर में फटी धरी से मचा प्रलय। स्वयं सेवकों का समर्पण मानवता की मिसाल बन चुकी है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के आपदा काल में जब आम जनजीवन थमा रहा, गली कूचों को सूना छोड़ बेबस लोग घर में दुब के रहे। दिन हो या रात सेवा भारती की सेवा बिना थमे चलती रही। अपने कोरोना योद्धाओं के दम पर सरकार व प्रशासन से तालमेल बना लाखों प्रवासियों और बेघरों की मदद से लेकर समाज के कमजोर तबके तक खाना और स्वास्थ्य सरीखी जरूरी सेवाएं पहुंचती रहीं। लेकिन केवल सहयोग की भावना से काम नहीं चलता। आपदा से लड़ने के लिए आवश्यकता होती है नियोजनबद्धता की, एक सुनियोजित तरीके की, एक वेल प्लान्ड एक्शन फोर्स की।
हालांकि देश भर में कई सारी सामाजिक, धार्मिक तथा राष्ट्रीय सेवाभावी संस्थाएं हैं जो ऐसी आपदाओं के वक्त अपने कार्यकर्ताओं के साथ कूद पड़ती हैं, जान जोखिम में डालकर भी काम करती हैं। संघ भी राष्ट्रीय सेवा भारती के माध्यम से ऐसे कामों में अपना योगदान देता आया है। सृष्टि की आदि शक्ति से आधुनिक नारी शक्ति तक, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। फिर भी सदियों की गुलामी का सबसे बुरा असर भारतीय समाज की नारियों पर ही पड़ा, जिसके लिए समुचित स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता आज भी एक समस्या है। हालात से जूझती अकेली महिला हो या कर्ज के बोझ से खुदकुशी का शिकार हुए किसान परिवार की कोई मां, जिसके कंधों पर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी है। अगर बात अनाथ और कम वय की बच्चियों की हो तो सामाजिक दायित्व भले ही कितना भी बढ़ जाए, सेवा को आगे आए हाथ कभी कम नहीं पड़ते। सनातन परिवारों की परंपरागत पहचान घर के आंगन में मां तुलसी और घर के बाहर गाय माता रही है। गोवंश से हमारा ये नाता बेहद अनूठा है। आदिकाल से चली आ रही एक दूसरे पर निर्भरता आज भी कायम है। गाय से प्राप्त 5 अवयवों के मिश्रण से तैयार पवित्र पंचगव्य की महत्ता सिर्फ पौराणिक वजहों से नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक ने भी इनके इस्तेमाल का दायरा इतना व्यापक बना दिया है कि गाय आधारित एक आत्मनिर्भर प्रणाली की संकल्पना भी साकार दिखती है। सेवा भारती की सहयोगी शाखा माधव गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र इस दिशा में नित्य नई मंजिल की ओर अग्रसर है। सेवा के कई रूप हैं जो कभी समाज के सबसे पिछड़े वर्ग की जरूरतों का एहसास कराते हैं, तो कभी कमजोर परिवारों से आने वाले किशोरों को लेकर जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। दूर दराज के पिछड़े इलाकों में मानवता की सेवा करते हुए समाज के सर्वांगीण विकास हेतु पूरी निष्ठा से किए प्रयास अब अपना असर दिखाने लगे हैं। आप सबके सहयोग से ही यह लक्ष्य पूर्ण हो पाएगा। आपका छोटा सा योगदान किसी वंचित बच्चे के भविष्य को संवार सकता है, किसी पीड़ित रोगी के इलाज में सहायता कर सकता है, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक कदम और आगे ले जा सकता है और सदियों से शोषित इन वनवासियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां